कुछ घटना सिर्फ सुनने के लिए नहीं होती, उन्हें महसूस करना पड़ता है। उस रात रमेश अपने बेटे दीपक के साथ समंदर में मछली पकड़ने निकला था, लेकिन लौटा सिर्फ रमेश। दीपक लापता था, पर जब कुछ दिनों के बाद वो मिला तो उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे और उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जिसे शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। दोस्तों, आज के भौतिक घटना के एपिसोड में हम एक ऐसे मछुआरे की घटना सुनेंगे जो समंदर से अचानक गायब हो गया था। तो चलिए बिना किसी देरी के इस डरावने घटना को अनिल जी के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं, जिनके गांव में ये घटना वास्तव में हुआ था। लेकिन दोस्तों, इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़ें, आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, क्योंकि हम ऐसे वीडियोस हर शाम 6 बजे आपके लिए लाते रहते हैं। ये मेरे गांव की एक रहस्यमय घटना है जिसमें मेरा भी एक किरदार था। ये बात 1997 की है। हमारा गांव शांतिनगर अंडमान के समुद्र के किनारे बसा एक छोटा सा इलाका था। उस गांव में मुश्किल से 50-60 घर थे, इसलिए सभी एक दूसरे को अच्छे से जानते थे। चारों तरफ नारियल के पेड़ और दूर दूर तक फैला नीला समंदर हमारे गांव की पहचान थी। यहाँ का जीवन बेहद शांत था और लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में मगन रहते थे। किसी के पास ज्यादा सुविधा नहीं थी, लेकिन सब खुश थे। हालांकि समंदर के किनारे होने के कारण हमारे गांव में कई कहानियां और लोक कथाएं प्रचलित थी। कुछ लोग समंदर को पूजते थे तो कुछ उससे डरते थे। मैंने भी कई बार बुजुर्गों से सुना था कि वो समंदर अपने भीतर कई रहस्य छुपाए हुए है। उनमें से एक रहस्य डाकनी की थी। समंदर में रहने वाली वो रहस्यमय आत्माएं जो कभी कभी प्रकट होकर लोगों को गायब कर देती थी। उस साल बारिश समय से पहले शुरू हो गई थी। हवाएं इतनी तेज थी कि नारियल के पेड़ टूटने को हो रहे थे। इन दिनों गांव के मछुआरे थोड़ा सतर्क रहते थे, क्योंकि बारिश के मौसम में समुद्र का मिजाज कभी भी बदल जाता था। लेकिन हमारे गांव का एक मछुआरा रमेश इस मौसम में भी बेखौफ मछली पकड़ने जाता था। रमेश ने अपने बेटे दीपक को भी यह हुनर सिखा दिया था। दीपक तब सिर्फ 17 साल का था, लेकिन वो भी अपने पिता की तरह ही निडर था। उस रात भी रमेश और दीपक रोज की तरह ही मछली पकड़ने गए थे। रमेश अपने काम में बहुत अनुभवी था और इस काम को लेकर उसके मन में कोई डर नहीं था। लेकिन उस रात कुछ अजीब हुआ। अगली सुबह जब रमेश और दीपक नहीं लौटे तो गांव में हलचल मच गई। इसलिए उनको ढूंढने के लिए गांव के कुछ लोग उनकी तलाश में निकल पड़े। मैं भी उनमें से एक था। हम सभी अपने नाव में उन दोनों को ढूंढ रहे थे। पूरा दिन बीत गया, पर हमें उनका कुछ पता नहीं चला। लेकिन सूरज के ढलते ही जब चारों ओर अंधेरा होने लगा, हमें उनकी नाव समुद्र के बीच में खड़ी दिखाई दी। उनकी नाव बिल्कुल स्थिर थी, जैसे किसी ने उसे वही बांध रखा हो। जब हम नाव के पास पहुंचे तो हमने देखा कि रमेश नाव में बेसुध पड़ा है, जबकि दीपक का कोई अता पता नहीं था। उस दौरान रमेश के चेहरे पर एक ऐसा डर था मानो उसने कुछ ऐसा देखा है जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। रमेश होश में आने के बाद उसने कांपते हुए हमें बताया कि रात को समंदर में कुछ बेहद विचित्र हुआ था। उसने कहा कि वो दोनों शांत पानी में जाल फेंक रहे थे। तभी अचानक पानी के ऊपर हल्की हल्की रोशनी दिखाई दी, जिसे देखकर पहले तो उन्हें लगा कि ये कोई जलचरी जीव होगा। लेकिन धीरे धीरे रोशनी बढ़ती गई। जैसे जैसे रोशनी तेज हुई, पानी के ऊपर एक आकृति उभरने लगी। ये आकृतियां दूर से इंसान की तरह लग रही थी, लेकिन जैसे वो करीब आई, रमेश ने देखा कि उनकी आंखें ऐसी थी जैसे किसी गहरी परछाई में चमकते पत्थर। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। शुरुआत में तो उन दोनों को ही ये कोई भ्रम जैसा लग रहा था,
लेकिन जैसे आकृति उनके पास आई, उन्होंने अपने लंबे और बेजान हाथों से दीपक को पकड़ लिया। दीपक ने मदद के लिए चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज दब गई। रमेश उन्हें रोकना तो चाहता था, लेकिन वो अपने ही शरीर को हिला नहीं पा रहा था। और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, दीपक वहां नहीं था। इसके बाद रमेश को कुछ भी याद नहीं। उसने बताया कि अगली बार जो उसे याद है, वो नाव में बेसुध पड़ा हुआ था। रमेश के मुंह से ऐसी बातें सुनकर हम लोग सुन रह गए। हालांकि कुछ लोगों ने इसे उनका वहम समझा, लेकिन हम में से कुछ लोग ऐसे भी थे जिनको रमेश की बातों पर यकीन था। जब ये बात गांव में फैली, तब कुछ बुजुर्गों ने इसे डाकनी का काम बताया। उन्होंने कहा कि डाकनी समंदर की रहस्यमय आत्माएं होती है, जो पानी के भीतर रहकर उन लोगों का शिकार करती है जो या तो अकेले होते हैं या फिर उनका जो उनके क्षेत्र में घुसपैठ करते हैं। उस वक्त तक ये किसी को नहीं पता था कि ये सब सच है या बस कहानी, पर गांव के लोग रमेश के इस घटना से हैरान जरूर थे। और ऊपर से दीपक का कोई सुराग न मिलने से बेचैनी और भी बढ़ रही थी। रमेश की आंखों में छुपा डर सभी को समझ आ रहा था, और इसी डर के साथ उसने अपनी बेटी की तलाशी शुरू की। कई दिनों तक रमेश अपने बेटे दीपक की तलाश में गया। उसने कई बार समंदर के किनारे रात बिताई, इस उम्मीद में कि शायद वो दीपक को ढूंढ लेगा, जो कि हुआ भी। दीपक के गायब होने के लगभग 4-5 दिनों के बाद हमें दीपक का भी पता चल गया। वो दरअसल गांव के पास वाले जंगल में बेहोश पड़ा था। दीपक जिंदा था, लेकिन बहुत कमजोर और डर से सहमा हुआ था। हालांकि उस दौरान वो ठीक से बात भी नहीं कर पा रहा था। वो बस छोटे छोटे शब्दों में हमारे सवालों का जवाब दे रहा था। उसने कहा कि उसे याद नहीं कि वो इन दिनों कहाँ था। उसके शरीर पर खरोंचों के निशान थे, और वो बार बार एक ही बात कह रहा था कि पानी के नीचे कुछ है। हालांकि दीपक जिंदा था, लेकिन वो कई दिनों तक ऐसे हालात में था कि हम सभी उसे पागल समझने लगे थे, क्योंकि उसकी हरकतें और उसकी बातें हमें बिल्कुल पागलों जैसी लगने लगी थी। हालांकि बीते दिनों के साथ ये सब ठीक हो गया, लेकिन उस घटना के बाद से उसके घर वाले अक्सर उसे नींद में चलते हुए पाते थे, यानी कि उसे नींद में चलने की बीमारी हो गई थी। डाकनी की ये घटना जो पहले सिर्फ कहानियां लगती थी, वो अब हमारे गांव के लिए एक हकीकत बन चुकी थी, जो आज भी एक रहस्यमय हकीकत है। तो दोस्तों, ये तो था वो घटना जो कि अनिल जी के गांव में घटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा, और अगर आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करके इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना, और हमें कमेंट करके ये ज़रूर बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा।